So now the third phase of mitosis, karyokinesis, and that is anaphase. We have already completed प्रोफेज एंड मेटाफेज। अब मेटाफेज जब एंड होती है तो मेटाफेज की एंडिंग हम मानते हैं जब सारे के सारे क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं और दोनों सेंट्रियोल अपनी पोजीशन पोल पर पहुंच गए और वहाँ से प्रॉपर वे में स्पिंडल बन गए, जो कुछ स्पिंडल्स बिटवीन द पोल हैं, कुछ स्पिंडल पोल से क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीज़ हो जाती है यहीं से हम मानते हैं एनाफेज की बिगनिंग। एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन चारों फेज, कैरियोकाइनेसिस के इन चारों फेज में सबसे स्मॉलेस्ट फेज है। बिल्कुल स्पेसिफिक काम है यहाँ पर। ये शुरुआत होती है जब क्रोमोसोमल प्लेट बन चुकी है, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मेजर इवेंट होता है वो है सेंट्रोमेयर डिवीजन। देखिए, मेटाफेजिक क्रोमोसोम डायड था। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे जो कि एक सेंट्रोमियर से अटैच थे और वो प्लेट पर अरेंज थे, और एक एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर दोनों तरफ से स्पिंडल आकर अटैच हो गए। ओके, अब एनाफेज की बिगनिंग में सबसे पहला काम होता है सेंट्रोमियर डिवीजन। ये सेंट्रोमियर डिवाइड होता है और जो दोनों क्रोमेटिड जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो क्रोमोसोम एक डायड था अब वो 2 हो जाते हैं, 2 मोनाड हो जाएंगे। अब इस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड बचेगा। इस तरह से सारे के सारे क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, सेंट्रोमियर डिवीजन होता है। और सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद जिस स्पिंडल से वो अटैच है, जिस साइड के, ये स्पिंडल की हेल्प से फिर अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि थर्ड टाइप का स्पिंडल जो हमें मेटाफेज में नहीं दिखा, इंटरजोनल स्पिंडल, वो अब ये जैसे दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हुए इनके बीच में बनता है। एनाफेज का मेन काम यही है। ठीक है, एनाफेज स्मॉलेस्ट फेज। ठीक है, और स्मॉलेस्ट फेज के साथ साथ में इसका स्टार्टिंग कब से मानी जाए, इसकी स्टार्टिंग जो मानी जाएगी वो रहेगा मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट के बनने और स्पिंडल की कंप्लीटली बनने के बाद से। It starts when equatorial plate and spindle completely forms and it's the smallest stage. ठीक है, एनाफेज में centromere of each chromosome divides. Centromere of each chromosome divides and sister chromatid separate. और ये sister chromatid separate हो जाते हैं। Each chromatid now become individual chromosome. हर chromatid अब एक chromosome बन जाता है। इसको हम वैसे तो अभी डायग्राम में और देखेंगे, जैसे कि ये हमने मेटाफेजिक प्लेट पर इस तरह से क्रोमोसोम एक लेकर देखते हैं, ऐसा डायड होता है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ ये मान लीजिए जैसे कि ये स्पिंडल आकर अटैच होता है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से स्पिंडल अटैच। अब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है। इसका जो सेंट्रोमियर है इस जगह ये सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर प्लेट होती है, ये डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड होगा और ये दोनों के दोनों क्रोमेटिड यूं समझिए इस तरह से सेपरेट हो गए, ऐसे। Centromere division, sister chromatid gets separated. Now each chromatid now become a chromosome. This is the chromosome with 2 chromatid, इसको डायड कहते हैं। This is the chromosome with 1 chromatid, इसको मोनाड कहते हैं। और यही एक्चुअल कंडीशन आ जाती है वापस। ठीक है, ये तो थोड़ी देर के लिए हम डबल फॉर्म में। अब बाकी इसके अलावा जो स्पिंडल इससे लगे हुए हैं, अब इस साइड वाला स्पिंडल इधर ले चलेगा, इसको इधर ले जाएगा। ये दोनों स्पिंडल हैं इसके। अब इनके बीच में एक स्पिंडल यहाँ बीच में और बनेगा, ये इंटरजोनल स्पिंडल होता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर डिवीजन। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन है, कई लोग यूँ मानते हैं कि ये दोनों स्पिंडल जो जुड़े हुए हैं ये खींच के इनको अलग कर देते हैं। तो स्पिंडल का सेंट्रोमियर डिवीजन में कोई रोल नहीं है। कभी कभी स्पिंडल नहीं बन पाते हैं एबनॉर्मली, तो भी सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि बिना स्पिंडल के भी क्रोमोसोम का ये जो डायड है ये मोनाड में सेपरेट हो जाता है। सो देयर इज नो रोल ऑफ स्पिंडल डायरेक्टली इन सेंट्रोमियर डिवीजन। सेंट्रोमियर डिवीजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम के अपने तरीके से होता है। और सेंट्रोमियर डिवीजन होने के बाद जब ये अलग अलग हो जाते हैं, अब इनको दोनों को पुल करके ले जाने का काम स्पिंडल का है। ठीक है, अगर स्पिंडल नहीं बनेंगे तो यहाँ आकर के चीज रुक जाएगी कि स्पिंडल नहीं बनने का मतलब ये हुआ कि अब इनका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, बाकी सेंट्रोमियर डिवीजन तो हो जाता है, सेंट्रोमियर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे मेजर जो इवेंट हम एनाफेज का मानते हैं वो यही है, सेंट्रोमियर डिवीजन। सेंट्रोमियर डिवाइड एंड डायड बिकम मोनाड। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जितने क्रोमोसोम डायड थे सब के सब डिवाइड हो गए, इक्वेटोरियल प्लेट बनी है अभी। तो इस समय सेल का क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। अगर सेल डिप्लॉइड है तो वो टेट्राप्लॉइड नंबर शो करेगी। ठीक है, सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल। थोड़ी देर के लिए यहाँ आपको क्रोमोसोम नंबर डबल दिखेगा ड्यूरिंग दिस एनाफेज, क्योंकि एक एक क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो गया, अब ये डबल हो गया।
ना उसके बाद क्या होगा, अच्छा एक और चीज, इन बिटवीन द सेंट्रोमियर इंटरजोनल, जो मैं चीज बता रहा हूँ, इंटरजोनल स्पिंडल्स डेवलप होंगे, ठीक है। अब देखिए, नाउ क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स। अब मेन जो काम है वो है मूवमेंट। एनाफेज में और कुछ नहीं है, एक तो सेंट्रोमियर डिवीजन और फिर क्रोमोसोम का मूवमेंट। सो क्रोमोसोम मूव देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, जो जिस तरफ है उस तरफ के रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेगा। क्रोमोसोम का ये मूवमेंट कहलाता है एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेज में क्रोमोसोम का ये मूवमेंट। अब क्रोमोसोम के मूवमेंट को लेकर अलग अलग व्यू दिए गए हैं, बट जो सबसे एक्सेप्टेबल व्यू है कि द मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिड। वन इज द क्रोमोसोमल, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल, वन इज द क्रोमोसोमल स्पिंडल एंड अनदर वन इज द इंटरजोनल स्पिंडल, ठीक है। क्रोमोसोमल स्पिंडल जो लगे हुए हैं दे कॉन्ट्रैक्ट, क्रोमोसोमल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इंटरजोनल स्पिंडल एक्सपांड। तो बीच वाला एक्सपांड होता है, ये पुश करता है टुवर्ड्स द पोल, और दोनों तरफ वाले क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पुल करते हैं। तो पुलिंग एंड पुशिंग मूवमेंट है बेसिकली, और इससे ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोमल मूवमेंट का जो सबसे एक्सेप्टेबल व्यू है वो यही है, क्रोमोसोमल मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरजोनल एंड क्रोमोसोमल स्पिंडल्स, ओके, ठीक है। इंटरजोनल स्पिंडल एक्सपांड्स एंड दे पुश द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल। ये पुशिंग करते हैं, ये एक्सपांड करता है, तो इनकी तरफ से तो पुशिंग होगी, वाइल क्रोमोसोमल स्पिंडल्स क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके कॉन्ट्रैक्शन को एक टर्म दी जाती है कॉन्ग्रेशन, कॉन्ग्रेशन भी कहा जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ग्रेशन। एंड दे पुल द क्रोमोसोम, क्योंकि ये पुल करेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये खींचेंगे, तो इनसे पुलिंग होगी, तो ये क्रोमोसोम को पुल करेंगे, एक पुश करेगा, इन दोनों की हेल्प से क्रोमोसोम मूवमेंट चलेगा, ठीक है। सो दस बाय पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म, क्रोमोसोमल एनाफेसिक मूवमेंट क्या है, पुशिंग एंड पुलिंग मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोम, मैकेनिज्म क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो ये फटाफट दोनों तरफ चलना शुरू करते हैं, इसको एनाफेसिक मूवमेंट कहते हैं। ये एनाफेसिक मूवमेंट काफ़ी एनर्जी प्रोसेस है, इसमें अच्छे खासी एनर्जी, अच्छे खासे एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। और इसका एक कैलकुलेशन भी है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 एटीपीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ क्रोमोसोम एट ए पोल। एक क्रोमोसोम को पोल पे ले जाने में करीब 30 एटीपी का एक्सपेंडिचर। इसीलिए मैंने कहा भी था कि जब G2 फेज होती है तो उस समय रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है, बहुत सारे एटीपी बनाए जाते हैं, ये एटीपी यहाँ काम आते हैं। क्रोमोसोमल मूवमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस, यूजेज एनर्जी, और करीब अप्रॉक्सीमेटली 30-35, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 एटीपी मान के चलते हैं एक क्रोमोसोम को मूव करने में। और जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं वहीं एनाफेज की एंड मान लिया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मूवमेंट, अच्छा एक और चीज़ आपको याद करो, क्रोमोसोम जब पढ़ा था हमने तो हमने क्या कहा था कि क्रोमोसोम के टाइप्स होते हैं शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग। बीचों बीच में है तो उसको वी शेप का क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक कहते हैं, थोड़ा सा ऊपर एक साइड में है तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप, और थोड़ा ऊपर है तो वो एक्रोसेंट्रिक होता है जे शेप, और बिल्कुल टीलोमियर पर है तो टीलोसेंट्रिक। तो ये जो क्रोमोसोम की जो टाइप्स हैं और जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, ये विजिबल कब होती है, ये विजिबल होती है एनाफेज के मूवमेंट। अब क्या हो रहा है देखो कैसे, स्पिंडल कहाँ जुड़ा हुआ है, सेंट्रोमियर। आर्म्स तो फ्री है ना दोनों क्रोमेटिड की, तो जब उसको खींच के ले जाता है तो उसकी आर्म ऐसे लटकती हुई जाएंगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो ये सेंट्रोमियर है और ये इसकी दोनों आर्म्स है, तो ये स्पिंडल जब अटैच होगा तो स्पिंडल क्या कर रहा है, स्पिंडल यहाँ से इसको पुल करके ले जा रहा है, तो ये आर्म्स फ्री होती है, तो वी शेप, एल शेप, जो भी शेप बनेगा वो उस टाइम बनेगा। तो क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप्स, क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ये टाइप्स आपको किस में पता चलेंगे, एनाफेज में, एनाफेजिक मूवमेंट के टाइम, ठीक है। वैसे क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटाफेज के क्रोमोसोम यूज करते हैं, लेकिन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक टाइप्स और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमें पता चलता है एनाफेजिक मूवमेंट के टाइम, ठीक है। सो ड्यूरिंग द मूवमेंट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इन क्रोमोसोम कैन बी विजिबल इन शेप, वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप ऑफ क्रोमोसोम्स आर विजिबल, ये भी इसी टाइम विजिबल होंगे, ठीक है। तो एनाफेज का जो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन है, एनाफेज में हमारा काम क्या हुआ, कुल मिलाकर पहला काम हुआ सेंट्रोमियर डिवीजन। सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद क्रोमोसोम थोड़े से दूर दूर हुए और इनके बीच में एक नया स्पिंडल बन गया, इंटरजोनल स्पिंडल। डायड क्रोमोसोम बिकम मोनाड, ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू टू, and that's why the chromosome number get doubles. If there is a diploid number, now this time cell become tetraploid. Now after that chromosomal movement start, which is called anaphasic movement, and this is done by contraction of chromosomal spindle which pulls them, and expansion of interzonal spindle which pushes them towards the opposite pole,
ठीक है, इट नीड्स एनर्जी अराउंड 30 ATP फॉर अ क्रोमोसोम, एंड व्हेन द क्रोमोसोम रीचेस एट द अपोजिट पोल, this will be the end of anaphase, and during the movement we can observe the various shapes of chromosome, and we can identify the types, whether it is metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. ठीक है, तो ये सारी चीजें एनाफेज का इवेंट। एनाफेज को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी आप देख लीजिए किस तरह से मैंने अर्ली और लेट का थोड़ा सा डायग्राम बनाया। जैसे अर्ली स्टेज में ये मेटाफेजिक प्लेट पर थे पहले, यहीं ये सेपरेट हुए, देखो सेपरेट होने के बाद में ये अब अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है, सेंट्रोमियर अपनी जगहों पर है, कौन कौन से स्पिंडल हैं, क्या क्या है आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये जो स्पिंडल है, ये वाला जो स्पिंडल है बेसिकली दिस वन, ये स्पिंडल तो कौन सा हुआ, इंटरपोलर स्पिंडल। ठीक है, फिर उसके अलावा जो और बाकी स्पिंडल्स हैं, नेक्स्ट वन ये जो स्पिंडल है ये है क्रोमोसोमल स्पिंडल। एक तो क्रोमोसोम के मूवमेंट में एक तो क्रोमोसोमल स्पिंडल काम आता है, और इसके अलावा इनके बीच के जो हैं दिस वन, दिस इज इंटरजोनल स्पिंडल, ये इनके बीच में और सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। ये अर्ली स्टेज है, बस अभी डिवाइड हुआ ही है। अब इनका मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो देखिए हमने वैसे भी कहा था कि इसके अंदर एक पोलैरिटी होती है। ठीक है, पोलैरिटी होकर के क्या होगा कि इसका ये एंड प्लस एंड होता है हर इसका, ठीक है, और इधर ये माइनस एंड है। ठीक है, तो प्लस एंड माइनस एंड होता है, और माइनस एंड से ये क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इधर मूव करता है, ये उधर मूव करता है, बीच वाला एक्सपांड होता है। इस तरह से चलेंगे। थोड़ा सा अगर लेट देखेंगे, इन द लेट ऑफ एनाफेज देखो क्रोमोसोम वाज अबाउट टू रीच एट द पोल्स। अब ये देखो, और ये जब मूव करेंगे तो इनके शेप भी नजर आएंगे। मैंने रैंडमली कुछ बना दिए, बाकी जो भी क्रोमोसोम होगा उसका अपना एक शेप दिखेगा, वी शेप, एल शेप, जे शेप जो भी है। और ये बिल्कुल एंड में जब ये पोल पर पहुंच जाएंगे तब जाकर एनाफेज की एंडिंग मानी जाती है। डायग्राम बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये सारे डायग्राम इस तरह के मिलते जुलते डायग्राम को एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, हम लास्ट में उसको भी देख लेंगे। ओके ना, उसके बाद में जैसे ही अपोजिट पोल पर पहुंचे और फाइनली जो है लास्ट फेज शुरू होता है टीलोफेज। टीलोफेज में बहुत बड़े काम नहीं है। टीलोफेज इज कंसिडर्ड एज ए रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो इवेंट हुए सब उल्टा काम होता है। प्रोफेज में देखो क्या हुआ था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म बड़ा विस्कस हो गया था, रिफ्रैक्टिविटी विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, तो अब वापस यहाँ डिक्रीज हो जाएंगी। वहाँ साइटोस्केलेटन खत्म करे थे, यहाँ वापस बढ़ने लगेंगे, अब सेल वापस नॉर्मल कंडीशन अटेन करेगी। ठीक है, वहाँ हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर किया था, वो भी रीफॉर्म होगा। वहाँ पर थिन क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बने थे, अब यहाँ क्रोमोसोम वापस अनकॉइल होकर के थिन क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लगभग यहाँ सारे इवेंट वही हैं जो प्रोफेज के रिवर्स हैं। इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी बोला जाता है। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड इट स्टार्ट्स व्हेन क्रोमोसोम रीचेज एट अपोजिट पोल। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं तब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दिस फेज इज कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये है प्रोफेज का रिवर्स। ठीक है, इन दिस फेज ऑल क्रोमोसोम अनकॉइल एंड रिलैक्स। क्रोमोसोम वापस अनकॉइल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू थिन क्रोमेटिन थ्रेड। सारे के सारे क्रोमोसोम लूज होकर के क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो प्रोफेज का मेन काम था इसका जस्ट उल्टा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो स्पिंडल फिलामेंट थे अब इनका काम खत्म हो गया। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच गए, स्पिंडल और एस्टरेज डिक्रीज होती जाएंगी और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। स्पिंडल और एस्टरेज प्रोफेज में बनना शुरू होती थी या डिसअपियर होंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइज एट एनओआर। न्यूक्लियस कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन के एनओआर पर होता है, तो वहीं पर ये दोबारा बनने लगता है। सो ये रीऑर्गेनाइज होते हैं क्रोमेटिन पर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो दोबारा कैसे बनेगी, पहले डिसअपियर कैसे हुई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हो गए थे और फ्रेगमेंट्स को वेसिकल में बंद करके डिस्पर्स कर दिया। अब ये सारे वेसिकल वापस आते हैं, फिर से फ्यूज होते हैं और वापस एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। नया मेम्ब्रेन मटेरियल भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, एसोसिएशन ऑफ न्यूमरस स्मॉल वेसिकल हैविंग मेम्ब्रेन मटेरियल। तो मेम्ब्रेन मटेरियल वाले वेसिकल्स कंबाइंड होते हैं, पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है। न्यूक्लियोलस भी दोबारा से बनता है। स्पिंडल और एस्टर डिसअपियर हो जाते हैं और क्रोमोसोम लूज होकर के क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, आफ्टर टीलोफेज नाउ सेल हैव 2 न्यूक्लिया। जब ये न्यूक्लियस कंप्लीट बन जाता है, बस वही हम
कैरियोकाइनेसिस का कंप्लीशन मानते हैं। व्हाट वाज द कैरियोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारा टीलोफेज के एंडिंग के साथ दो प्रॉपर न्यूक्लियस बन गए और यही कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाता है। एम फेज का जो मेन पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, एंड टू न्यूक्लियाई एंड दस टू न्यूक्लियाई विल अपीयर एंड द कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स। ठीक है, तो टीलोफेज में बहुत अलग से नया इवेंट कुछ नहीं है, जो काम प्रोफेज के हैं वही रिवर्स हो जाएंगे। तो बड़ा इजीली आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और जैसे ही टीलोफेज कंप्लीट होती है तो लास्ट में हमें सेल में इस तरह से दो न्यूक्लियस वापस, जैसे ओरिजिनली जो दो न्यूक्लियस होते हैं इस तरह के टू डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, डिप्लॉइड डिप्लॉइड दो न्यूक्लियस। इस समय थोड़ी सी देर के लिए सेल हमें बाई न्यूक्लिएट नजर आती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो चार फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एक्चुअली दिस वाज द कैरियोकाइनेसिस पार्ट ऑफ द एम फेज। लेकिन कैरियोकाइनेसिस ये न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, अभी सेल डिवीजन पूरा नहीं हुआ। फाइनली कैरियोकाइनेसिस का जो आखिरी सेकंड पार्ट है वो है एम फेज का जो सेकंड पार्ट है दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब हम उसमें चलते हैं, उसके बाद जाकर के फाइनली माइटोसिस और सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी चार फेज। आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों फेज में क्या क्या मेन इवेंट हुए वो प्रॉपरली आने चाहिए। मैंने लिख भी रखे, आप भी अपने प्रॉपरली नोट कर लें। इनके डायग्राम रिकॉग्नाइज करना आने चाहिए। ये डायग्राम बने हुए आते हैं, एनसीईआरटी का उठा के दे देते हैं तो हम एनसीईआरटी का भी देख सकते हैं। इससे पहले हम साइटोकाइनेसिस लें, उसके बाद हम एनसीईआरटी की भी डायग्राम विजिबल कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सेल डिवीजन होगा वो लास्ट में साइटोकाइनेसिस पर आकर एंड होगा। कैरियोकाइनेसिस हो गया, टीलोफेज हो गए, दो न्यूक्लियस बन गए। अब देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है। साइटोकाइनेसिस जितना स्पेसिफिक कैरियोकाइनेसिस और चार स्टेज में प्रॉपरली हुआ, साइटोकाइनेसिस इतना स्पेसिफिक नहीं है। सेकेंड पार्ट साइटोकाइनेसिस, इट इज द सेकेंड फेज ऑफ एम फेज वेयर साइटोप्लाज्म मतलब उनके सेल ऑर्गेनल्स और जो भी चीजें हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, सेल ऑर्गेनल भी बांट दिए जाते हैं, दो सेल बन जाते हैं, फाइनली दो सेल बन जाते हैं। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है। कैरियोकाइनेसिस के इवेंट माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से नजर आते हैं। सो वी हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म कि प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में हमने बांट दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन साइटोकाइनेसिस के इवेंट माइक्रोस्कोप में दिखते नहीं। एक्चुअली बहुत सारे सेल ऑर्गेनल नॉर्मल माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाके दिखाई देते हैं। तो हमें सेल ऑर्गेनल विजिबल नहीं होते और इसी वजह से हमें मालूम नहीं चलता कि एग्जैक्टली किस तरह से सेल ऑर्गेनल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर विजिबल नहीं होने की वजह से बहुत पुअरली अंडरस्टूड है इनका मैकेनिज्म। बस हम ओवरऑल मेथड जानते हैं कि किस तरह से सेपरेट हो जाते हैं, बट कंप्लीट मैकेनिज्म अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस में हम मेथड जरूर ध्यान रखें कि किन मेथड से ये होता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस पुअरली अंडरस्टूड, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, इट्स इवेंट आर नॉट ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि कैसे सारे सेल ऑर्गेनल को प्रॉपरली बांटा जा रहा है, जैसे क्रोमोसोम के बारे में हमें दिखा, स्पिंडल दिखे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर मेथड जरूर पता चलता है। और इसकी शुरुआत भी ऐसा नहीं है कि कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होता, कई बार ऐसा अपीयर होता, ऐसा नहीं है। कैरियोकाइनेसिस एंड नहीं होता, उससे पहले साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता। मतलब ऑलमोस्ट मेटाफेज के एंड में, जब मेटाफेज में एनाफेज के एंड में एनाफेजिक मूवमेंट होता, क्रोमोसोम इक्वेटर छोड़ दिया, दोनों अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू और बीच की जगह खाली हो गई, बस वहीं साइटोकाइनेसिस की भी तैयारी शुरू हो जाती है। सो एंड ऑफ एनाफेज से ही ये भी शुरू हो जाता है और ये चलता रहता साथ साथ में। फिर टीलोफेज हुआ तब भी चलता रहता है, और जैसे टीलोफेज कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाता है। तो टीलोफेज की एंडिंग और साइटोकाइनेसिस की एंडिंग लगभग एक साथ ही है, तो सेल अपने आप दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। आगे बात समझिए। ठीक है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स टुवर्ड द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस में स्टार्ट होता है, दैट इज इन लेट एनाफेज। ठीक है, एंड कंप्लीट जस्ट आफ्टर टीलोफेज। ऑलमोस्ट टीलोफेज खत्म होने के साथ साथ ही तुरंत बाद ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये दो मेथड से होता है, हम इसके दो मेथड पढ़ेंगे अलग अलग तरह की सेल में, सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड। दो तरह के मेथड हैं जिनसे ये पूरी तरह से अलग अलग तरह की सेल में हमें नजर आता है। सबसे पहले हम सेल फरो मेथड की बात करें। ये मेथड फरो का मतलब तो कुछ डिप्रेशंस। एक्चुअली ये मेथड उन सेल में हमें देखा गया है जिनके चारों कोई रिजिड कवरिंग यानी कि सेल वॉल जैसी हार्ड कवरिंग नहीं होती, केवल मेम्ब्रेन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे में जैसे एक बैलून लो और बैलून को बीच में से आप हाथ से दबाते जाओ तो वो अंदर एक ग्रूव बनता जाएगा, फरो बनता है। आप बिल्कुल उसको मिला दो तो आपको दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। यही सेल फरो मेथड है। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल किस में नहीं है, एनिमल सेल्स में।
तो सेल फॉरो मेथड इज द कॉमन मेथड ऑफ एनिमल सेल, ठीक है, इट इज द कॉमन मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल्स में होगा। एक्चुअली दिस मेथड इज पॉसिबल इन दोज सेल्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेल वॉल होने पर ये पॉसिबल नहीं है, तो बिना सेल वॉल वाली यानी कि एनिमल सेल्स में ये चीज होगी, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? इन दिस मेथड लेट एनाफेज में ही देखो क्या होगा, क्रोमोसोम लीव्स इक्वेटर, क्रोमोसोम ने इक्वेटर छोड़ा, मूवमेंट हुआ, इक्वेटर छोड़ा, और क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। अब सेल में माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट अरेंज ऑन इक्वेटर एंड फॉर्म अ मिड बॉडी। अब क्या होता है, जैसे ही क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चलना शुरू हुए और उन्होंने इक्वेटर खाली किया, वहां पर अब माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट को इकट्ठा करके एक डेंस मिड बॉडी बनती है, नजर भी आती है, ठीक है, एक मिड बॉडी बनती है। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन जो है चारों तरफ, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी माइक्रोफिलामेंट्स का डिपोजिशन होता है, और ये माइक्रोफिलामेंट वहां से लेकर के उस मिड बॉडी तक फैले रहते हैं और एक तरह की पूरी रिंग बना देते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होती है माइक्रोफिलामेंट्स के एट द पेरीफेरी ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर की पेरीफेरी का मतलब मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे, ठीक है, बिलो सेल मेम्ब्रेन माइक्रोफिलामेंट डिपॉजिट एंड फॉर्म अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग। एक पूरी माइक्रोफिलामेंट की बनी, 3D में इमेजिन करेंगे तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बन जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन मायोसिन के बने हुए हैं। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, तो पहले तो पूरी रिंग बनती है, एक मिड बॉडी बनी और पूरे में माइक्रोफिलामेंट मेम्ब्रेन के नीचे नीचे इक्वेटर पर जमा हो गए और वहां से माइक्रोफिलामेंट मिड बॉडी से भी जुड़े हुए हैं। अब ये माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? टुवर्ड्स द इनर साइड। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, जैसे आप बैलून को बाहर से दबा रहे हो, तो सेल के बीच और बीच में इक्वेटर के वहां से अब ग्रूव बनना, फरो बनना शुरू होता है और ये बिल्कुल अंदर से अंदर दबता जाएगा और फरो डीप होता जाएगा और फाइनली ये दो सेल अलग हो जाती है। मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है इसलिए ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है एंड दिस कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स मिड बॉडी, मिड बॉडी की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड ड्यू टू विच फरो डेवलप्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन में एक फरो बनता है, इसको और डायग्राम से भी देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे देखिए ये मैंने एक सेल बना रखी है और ये जो कंडीशन है बेसिकली ये कंडीशन है लेट एनाफेज। तो लेट एनाफेज, एनाफेज के में अब ये क्रोमोसोम दोनों तरफ चले गए। यहाँ पर अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली दिस वन इज द मिड बॉडी, ये एक मिड बॉडी बनी है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये देखो पूरे माइक्रोफिलामेंट्स इसी तरह से पूरे, ये 3D में इमेजिन करिए इसको यूं, तो ये जब अब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब ये टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो देखो ये मिड बॉडी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पर ये अंदर की तरफ ये फरो बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। ये फरो बनता है, ये फरो और डीप होता जाता है बिल्कुल और फाइनली दोनों तरफ की ये सब तरफ की मेम्ब्रेन मिल जाती है और दो डॉटर सेल बन जाती है। जैसे हमने कुछ ऐसा ही प्रोसेस है माइटोसिस में बताया था, ठीक है। सो द फरो बिकम डीपन्स एंड डीपन एंड फाइनली द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे ही क्रोमोसोमल मूवमेंट हुआ, इक्वेटर खाली हुआ, वहाँ एक मिड बॉडी बनेगी माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट की और बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट मिड बॉडी से लेकर पेरीफेरी तक जमे हुए रहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन जाती है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मिड बॉडी, तो अपने साथ साथ ये मेम्ब्रेन को भी लेके चलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में हमें इस तरह के बीच में एक डिप्रेशन फरो बनेगा और ये फरो और भी डीप होता होता फाइनली सेल सेपरेट हो जाएगा। ये मेथड सेल फरो मेथड कहलाता है, जो एनिमल सेल्स विदाउट सेल वॉल वाली सेल्स के लिए सबसे सूटेबल मेथड है। अब इसमें एक तो पूछा था डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस कैसा हुआ। आप देखो कहाँ से आ रहे हैं, हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस इन दिस सेल फरो मेथड इज सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, मींस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, और ये एनिमल सेल्स का कॉमन मेथड है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये एनाफेज है, जब तक ये यहाँ काम चल ही रहा है, फरो बन रहा है, उधर देखो टीलोफेज आ गया और जैसे ये कंप्लीट हुआ उधर टीलोफेज भी कंप्लीट हो गया। तो जैसे कैरियोकाइनेसिस खत्म हुआ साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तो सेल फरो मेथड है। ऐसे एक और मेथड है सेल प्लेट मेथड। नेक्स्ट वन इज द सेल प्लेट मेथड। ये मेथड उन सेल के लिए है जिनके चारों तरफ रिजिड सेल वॉल की हार्ड कवरिंग है, I mean to say plant cells. So it is a common method of cytokinesis in plant cell. In this method, ठीक है, this method occurs in those cells which have a cell wall. अब cell wall rigid है
यहाँ फरो नहीं बन सकता, आप इसको खींच के अंदर नहीं ला सकते। तो पहले हम बाहर से अंदर आ रहे थे, अब हम अंदर से बाहर जाएंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ भी काम उसी टाइम शुरू होता है जैसे ही क्रोमोसोम ने इक्वेटर लीव किया, ऑलमोस्ट लेट एनाफेज में। पहले वहाँ मिड बॉडी बनी थी, अब मिड बॉडी नहीं बन के गोल्जी बॉडी और ईआर के वेसिकल्स, जिसमें सेल वॉल मटेरियल होता है, पैक्टीन, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, सेल वॉल का जो मटेरियल है मिडिल लेमिला का, वो गोल्जियन वेसिकल्स, ईआर के वेसिकल इकट्ठे होकर के एक छोटा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस डिस्क को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, जैसे वहाँ मिड बॉडी बनी थी, अब यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। इन दिस मेथड इन लेट एनाफेज व्हेन क्रोमोसोम लीव्स इक्वेटर मेनी गोल्जियन और ईआर वेसिकल, मेनली इसमें गोल्जी बॉडी के वेसिकल होते हैं, थोड़े बहुत ईआर के भी हो सकते हैं और कुछ स्पिंडल भी काम आते हैं, एंड स्पिंडल फिलामेंट। ER Golgi body, ER vesicle and spindle filament arrange themselves on equator and form phlegmoplast। एक फ्रेगमोप्लास्ट बनता है, ये बिल्कुल डिस्क लाइक होता है, डिस्क लाइक फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा। ठीक है, अब इस फ्रेगमोप्लास्ट पर फिर और वेसिकल्स आकर के ऐड होंगे। यहाँ गोल्जी बॉडी बहुत एक्टिव रहता है और ये और सेल वॉल मटेरियल आकर के एक्ट होगा 3D में पूरा चारों तरफ इसके। पहले छोटी सी डिस्क बनी, अब उसके चारों ओर और वेसिकल आकर इकट्ठे होंगे, तो ये फ्रेगमोप्लास्ट बढ़ेगा सब तरफ 3D में और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो थोड़ा बड़ा होने पर ये सेल प्लेट कहलाता है। आफ्टर दैट मोर सेल वॉल मटेरियल इज डिपॉजिटेड अराउंड द फ्रेगमोप्लास्ट एंड अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स, और इसको बोलते हैं हम सेल प्लेट। इसीलिए ये मेथड भी सेल प्लेट मेथड कहलाता है। और इसी तरह से मोर एंड मोर मटेरियल ऐड और प्लेट इंक्रीज होती जाएगी। ये प्लेट इंक्रीज होगी सब तरफ और अल्टीमेटली इंक्रीज होते होते सेल वॉल को जाकर टच कर जाएगी और इस तरह से सेल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक सेल अब दो सेल नजर आने लगी। ये तरीका प्लेट मेथड है बेसिकली। ठीक है, सेल प्लेट इंक्रीजेज इन साइज कंटिन्यूअसली एंड फाइनली फॉर्म्स अ सेल वॉल एंड द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इसको डायग्राम से भी समझिए, देखिए किस तरह से इसका भी डायग्राम बना रखा है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये वही लेट एनाफेज वाली कंडीशन है जो क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं। ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट बना, फ्रेगमोप्लास्ट थोड़ा और इंक्रीज होता है, तो अब हम इसको कह सकते हैं सेल प्लेट। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मिड ऑफ एनाफेज के बाद ही शुरू हुआ है। इधर एनाफेज कंप्लीट हुई, टीलोफेज चल रहे और इधर ये बढ़ता जा रहा है और ये रेगुलरली ये दोनों जो है अंदर से बाहर की डायरेक्शन में ये इस तरह से बढ़ता जाए, ये और इंक्रीज होता जा रहा है और फाइनली ये पूरा टच करके दो सेल में सेपरेट हो जाता है। तो इसमें देखो हम अंदर से बाहर की तरफ, इनसाइड आउट जा रहे हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस हुआ वो क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो सेल फरो मेथड सेंट्रीपिटल है और ये सेंट्रीफ्यूगल है। वो एनिमल सेल के लिए कॉमन है, ये प्लांट सेल के लिए कॉमन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है साइटोकाइनेसिस की, और एक एक सेल ऑर्गेनल कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इतना क्लियरली माइक्रोस्कोप में दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके मेथड ध्यान रखने, सेल प्लेट मेथड, सेल फरो मेथड। सो विद दिस साइटोकाइनेसिस आवर एम फेज गेट कंप्लीटेड as well as our cell division mitosis get completed and finally two cells forms। ठीक है, इस तरह से दो सेल पूरी बन जाती है। ओके, तो हमारा पूरा माइटोसिस का जो डिवीजन है, एम फेज जो हमने देखा प्रोफेज से लेकर के टीलोफेज तक और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। एक बार को जरा एनसीईआरटी में भी देख लें, तो एनसीईआरटी के अंदर जो है हमें ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिखा रखी। देखिए एनसीईआरटी में मैंने आपको सेल साइकिल पहले भी बताई थी, कहाँ क्या है, ये एम फेज यहाँ से शुरू हुई पेज नंबर 164 पर, ये एम फेज है। एम फेज में ही इन्होंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और माइटोसिस यहीं से शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब प्रोफेज को एक्सप्लेन किया है, आप बिल्कुल ये आराम से लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको प्रोफेज समझाया बेसिकली वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इनके जो डायग्राम्स हैं ये आपको अगले पेज पर यहाँ मिलेंगे। ये देखिए, ये प्रोफेज फिर मेटाफेज। अब देखो ये अर्ली प्रोफेज है, क्रोमेटिन लाइक थ्रेड है और अभी बस इसमें कंडेंसेशन शुरू हुआ है। लेट प्रोफेज में आएंगे तो थोड़ा क्रोमोसोम बनते हुए दिख रहे हैं, डबल नेचर दिखता है और साथ में सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होती हुई दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये मेटाफेज में जा रहा है, मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई है, क्रोमोसोम अभी बिखरे हुए हैं, स्पिंडल्स बन गए, दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर पहुंच गए। और यहाँ देखो ये प्रॉपर वे में मेटाफेज दिखा रखी है, सारे क्रोमोसोम इस तरह से इक्वेटर पर हैं और स्पिंडल्स भी जुड़े हुए हैं, सेंट्रियोल्स अपनी पोजीशन पर हैं। ठीक है, साथ साथ में जो थ्योरी लिखी है ये आप साथ साथ में इसको पढ़ भी लें,
बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, बहुत इजी वे में सारी चीज़ यहाँ भी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद एनाफेज, एनाफेज के कुछ डायग्राम और टीलोफेज के डायग्राम विद दिस साइटोकाइनेसिस ये दे रखे हैं, सब कुछ एक साथ ही दिखा रखा। साइटोकाइनेसिस में वही सेल प्लेट, सेल फरो मेथड का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ देखिए ये एनाफेजिक मूवमेंट दिखाया है इन्होंने, अब इसमें बीच के स्पिंडल नहीं दिखा रखे हैं, ठीक है। और ये पूरा एनाफेज कंप्लीट हुआ, अब देखो ये न्यूक्लियस बनना शुरू हुए, और फाइनली अब देखो साथ में यहाँ साइटोकाइनेसिस भी दिखा दी इन्होंने फरो मेथड से, और 2 सेल बना दी, 2 न्यूक्लियस बन गए इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में चीज़ें दे रखी हैं, हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके बाद आप एनसीईआरटी भी रीड कर लीजिए, आपको ये सारी चीज़ प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। और फिर माइटोसिस को यहीं एंड किया गया, ठीक है। तो माइटोसिस के बारे में मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, किस तरह से प्रोकैरियोकाइनेसिस होगा और किस तरह से साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद माइटोसिस की कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, वो भी हम साथ साथ में पढ़ लें। जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, वैसे तो ये जो हमने मेथड पढ़ा ये कॉमन माइटोसिस है जो सारी यूकैरियोटिक सेल में होता है, बट वी हैव ऑब्जर्व सर्टेन मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म कई बार माइटोसिस पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, और हमें अलग अलग तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। उन्हीं में 2-4 स्पेशल टाइप हैं जो आपको कभी कभी बाय नेम पूछे जा सकते हैं। जैसे मॉडिफिकेशन में एक हमने लिखा क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमने जो पढ़ा है माइटोसिस वो रियल माइटोसिस है, यू माइटोसिस जो कंप्लीट मैकेनिज्म है। अब ये है क्रिप्टो, क्रिप्टो वर्ड आता है किसी के भी, क्रिप्टो का मतलब हिडन, छिपा हुआ। क्रिप्टोमाइटोसिस और प्रोमाइटोसिस, प्रोमाइटोसिस में समवॉट प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस है फाउंड इन सम प्रोटोजोन्स। अमीबा जैसे कुछ प्रोटोजोन्स है जो बाइनरी फिशन के दौरान जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस टाइम इनमें हमें क्रिप्टोमाइटोसिस मिलता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमें बस वो चीज़ ध्यान रखनी है। इन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिड नॉट डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें डिसअपियर नहीं होती। नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, इसमें डिसअपियर नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है और सारा कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस के अंदर ही चलता है, इवन स्पिंडल भी अंदर ही बनते हैं, ठीक है। ऑल द इवेंट्स ऑफ कैरियोकाइनेसिस अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, स्पिंडल्स आल्सो फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, और ऐसे स्पिंडल क्या कहलाएंगे, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल, स्पिंडल भी अंदर ही बनेंगे, ठीक है। सेंट्रियोल ऑब्वियसली बात होगा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कहाँ से आएगा। ये जो माइटोसिस है इसको हिडन इसलिए कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर छिप के हो रहा है, क्रिप्टोमाइटोसिस, ठीक है। कुछ प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा लाइक कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर ये होता है। और बेसिकली नॉर्मल माइटोसिस से इस माइटोसिस में डिफरेंस आया कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती, एंड एवरीथिंग एन एंटायर कैरियोकाइनेसिस इवेंट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, इवन द स्पिंडल आल्सो फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच आर कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल्स। बस बाकी चीज़ें ठीक है, मेन जो डिफरेंस है अपने वो ध्यान रखना है। उसके बाद एक और है डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस क्रिप्टोमाइटोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। डायनोमाइटोसिस नाम से दिख रहा है, इट इज फाउंड इन डायनोफ्लैजिलेट्स, ये भी प्रोटिस्ट हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स में मिलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इनके नाम पढ़ते भी हैं। मैंने भी सेल की शुरुआत में बताया था कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है मीजोकैरियोट्स कहे जाते हैं। एक्चुअली ये मीजोकैरियोट होते हैं, मतलब ना तो ये पूरी तरह से प्रोकैरियोट है और ना यूकैरियोट है, दोनों के बीच के हैं, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ें प्रोकैरियोट जैसी, कुछ चीज़ें यूकैरियोट जैसी। अब जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जैसे कि यूकैरियोट्स में होती है, तो ये तो इनका यूकैरियोटिक वाला फीचर है। लेकिन इनके अंदर डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं लगा हुआ है, ये प्रोकैरियोट वाला फीचर है इसमें। तो डीएनए विदाउट हिस्टोन है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो एक फीचर यूकैरियोट का, एक फीचर प्रोकैरियोट का, ये मेसोकैरियोट होते हैं। इनमें जब डिवीजन होता है तो अब इनमें हिस्टोन नहीं है तो इनमें क्रोमोसोम फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। इस माइटोसिस में आपको प्रॉपर वे में क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होते हुए नहीं दिखेंगे क्योंकि हिस्टोन नहीं है डीएनए के साथ। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी जैसे इसमें नहीं हो रही थी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं दिखेगा और स्पिंडल वगैरह जो बनेंगे वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनेंगे। ये डायनोमाइटोसिस कहलाएगा। दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, सो क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म प्रॉपरली एंड नॉट विजिबल। इसमें क्रोमोसोम प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज नहीं होते। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द सेल डिवीजन एंड स्पिंडल्स आर ऑल्सो इंट्रान्यूक्लियर। स्पिंडल्स भी अंदर ही बनेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब ये दो फीचर तो इसके जैसे ही, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी, स्पिंडल भी न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, ठीक है। और इसके अंदर बस डायनोमाइटोसिस में एक और इसमें क्रोमोसोम भी अपीयर नहीं होंगे क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स मेसोकैरियोट्स का जो माइटोसिस है उसको डायनोमाइटोसिस कहेंगे। क्रिप्टोमाइटोसिस, डायनोमाइटोसिस, ये थोड़े से स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं, स्पेशल टाइप के माइटोसिस हैं। कुछ और देखिए,
ठीक है। इसके अलावा हम और देखें अगला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखा जाए तो ये कोई टाइप नहीं है, ये एक्चुअल में क्या इनकम्प्लीट है सारे। अब जैसे क्या हुआ देखिए, पूरी सेल साइकिल चल रही है, कैरियोकाइनेसिस हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इफ द माइटोसिस हैव कैरियोकाइनेसिस बट इट डू नॉट हैव साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो अब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो क्या हुआ, सेल का फाइनल डिवीजन तो नहीं हुआ, सेल तो एक ही रह गई। और आपने कैरियोकाइनेसिस कर दिया तो अंदर न्यूक्लियस एक के दो हो गए, ठीक है। तो अब जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो सेल मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगी। और ये बार बार होता है, बार बार होगा तो 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बढ़ते जाएंगे, सेल एक ही रहेगी। इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कि इसमें जो है साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, बाकी सारी चीजें हो रही है, ठीक है। सो इन दिस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस अकर्स बट इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड दस अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज। मैंने न्यूक्लियस पढ़ाते समय भी बताया था कि इस तरह की जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है जो कंटिन्यूस डिवीजन से आती है उसको सिनोसाइट्स कहते हैं। तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ये सिनोसाइट कहलाती है। एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन सेल के फ्यूजन से बनती है, वो सिंसीशियम होता है, ये सिनोसाइट बनते हैं। प्लांट में जो एंडोस्पर्म है जैसे कोकोनट वाटर है, ये सब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें न्यूक्लियर ही है बहुत सारे, ठीक है। तो इसके अंदर प्लांट के कई सारे एंडोस्पर्म वगैरह हैं जिनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मिलता है। तो ये एक तरह से माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, एम फेज में कैरियोकाइनेसिस हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। उसके बाद एक और है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस क्या है, ये भी एक तरह का इनकम्प्लीट है, बीच में रुक गया सेल डिवीजन, यूं समझिए। इन दिस डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इसमें क्या हुआ कि सेल डिवीजन में या तो क्या हो रहा था, कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियस तो 2 पूरे बन गए, अब ये और पहले रुक जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे सेंट्रोमियर डिवीजन हुआ और उसके बाद आगे का काम नहीं हुआ, एनाफेज में ही शुरू हुआ, एनाफेज में ही रुक गया, ठीक है, आगे का काम नहीं हुआ, टीलोफेज वगैरह कंप्लीट, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगा तो न्यूक्लियस तो 2 नहीं बनेंगे, न्यूक्लियस एक ही रह जाता है। एक्चुअली ऐसा तब होता है जब स्पिंडल नहीं बनते। और एक कंपाउंड है कॉल्चिसिन, थोड़ा सा आगे और बताएंगे, पहले भी बताया है, कॉल्चिसिन स्पिंडल नहीं बनने देता। और अगर स्पिंडल नहीं बनेंगे ना तो सेल डिवीजन मेटाफेज तक तो पूरा हो जाएगा, एनाफेज की भी बिगिनिंग हो जाएगी, सेंट्रोमियर डिवीजन भी हो गया, तो क्रोमोसोम तो डबल हो गए, 2n के 4n हो गए, लेकिन अब इनको खींच के ले जाने वाला स्पिंडल नहीं है और वही सेल डिवीजन रुक गया, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस भी पूरा नहीं हुआ तो न्यूक्लियस भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। एक ही न्यूक्लियस के अंदर अब क्रोमोसोम बढ़ गए तो पॉलीप्लॉइड कंडीशन आ जाती है, 2n से 4n हो गया वो, ठीक है। सो इन दिस क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स without the division of nucleus and it leads to polyploidy. It is induced by colchicine. colchicine कंपाउंड जो है वो यही करता है, स्पिंडल इनहिबिट कर देता है। ऐसे में फिर क्रोमोसोम नंबर बढ़ते जाते हैं, सेल भी एक रहेगी, न्यूक्लियस भी एक रहेगा और उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर बढ़ेंगे। इसमें क्या था, सेल एक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए तो ये फ्री न्यूक्लियर हो गया। इसमें सेल भी एक है, न्यूक्लियस भी, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस भी पूरा नहीं हुआ और केवल क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए तो ये पॉलीप्लॉइड बन गया। अब इसके बाद भी एक और कंडीशन, ठीक है, वो है एंडो रीडुप्लीकेशन। ये और पहले रुक जाता है, कब, इसके अंदर तो जैसे क्रोमोसोम एस फेज में देखो, एक क्रोमेटिन या एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए था, एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, 2 हो गए, और शुरू में तो क्रोमेटिन एक ही रहता है, बाद में हम एनाफेज में आके इनको अलग करते हैं। अब अगर आप सोचो कि अगर डीएनए रिप्लिकेशन हो जाए बट क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हो, मतलब प्रोफेज से ही आगे कुछ काम नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम एक ही रह जाएगा, उसके अंदर डीएनए डबल हो गए। और यही काम अगर बार बार होता रहे तो होगा क्या, एक ही क्रोमोसोम और उसके अंदर डीएनए की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। मैंने स्पेशल टाइप के जेंट क्रोमोसोम कई बार पढ़ाए जाते हैं, उसमें बताते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये पॉलीटीन ही कहलाती है, कंटिन्यूस डीएनए रिप्लिकेशन। उसके अलावा सेल डिवीजन का कोई प्रोसेस नहीं होता, मतलब एस फेज G2 फेज बस यहीं तक होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ये एंडो रीडुप्लीकेशन है, डीएनए रिप्लिकेट्स इन क्रोमेटिड बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होगा, मतलब क्रोमोसोम वो एक का एक ही रहेगा, उसके अंदर डीएनए रिप्लिकेट हो रहे, thus many DNA observed in a single chromosome and this is also known as polytyny, ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम इसी तरह के डिवीजन से बनते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम बड़े एनलार्ज्ड क्रोमोसोम है और उसके अंदर क्रोमोसोम तो एक उतने ही हैं जितने होते हैं, दिखते उतने ही हैं, लेकिन एक एक क्रोमोसोम में डीएनए बहुत सारे हैं, ये एंडो रीडुप्लीकेशन कहलाता है। तो मैंने आपको 4-5 तरह की स्पेशल टाइप बताए। इनफैक्ट
क्रिप्टोमाइटोसिस, डायनोमाइटोसिस में कुछ कमियां रह जाती हैं, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती, क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंडोमाइटोसिस और एंडो रिडुप्लिकेशन में तो माइटोसिस पूरा नहीं होता। अब वो कहाँ रुक गया? डीएनए रिप्लिकेशन के बाद आगे काम नहीं हुआ, तो सेल भी एक, न्यूक्लियस भी एक, क्रोमोसोम भी जितने उतने ही हैं, बस हर क्रोमोसोम में डीएनए बढ़ गया, इसको पॉलीटीनी कहते हैं। तो ये तो बहुत जल्दी रुक गया सेल डिवीजन, एस फेज के बाद ही। अब यहाँ से चला और यहाँ से चला और कहाँ? एनाफेज तक चला गया, मेटाफेज तक पूरा हो गया। एनाफेज की शुरुआत में स्पिंडल नहीं बने, वहाँ रुक गया। तो अब क्या हुआ? सेल भी एक है, न्यूक्लियस भी एक है, लेकिन क्रोमोसोम डबल हो गए, क्योंकि एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, तो ये पॉलीप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, और आगे तक चला और मान लो कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो सेल एक रहेगी, न्यूक्लियस बहुत सारे हो जाएंगे, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। तो सेल डिवीजन कहाँ कहाँ रुक गया, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की ये मॉडिफाइड कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। माइटोसिस के साथ साथ ही ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल टाइप्स हैं, जो माइटोसिस पूरा नहीं हो पाता, किस जगह इनिबिट होता, कहाँ रुकता, उसके अकॉर्डिंग इनकी टर्मिनोलॉजी दी जाती। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखें, माइटोसिस के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स आप और भी ध्यान रख लें, ये कभी कभार एडिशनल वे में आ जाते हैं। जैसे एक तो माइटोजन वर्ड अपने को पता होना चाहिए। माइटोजन उस सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करता है? माइटोसिस को इंड्यूस करता है। जिससे सेल डिवीजन माइटोसिस इंड्यूस हो वो माइटोजन होता है। दो सब्सटेंस विच इंड्यूसेस विच स्टिमुलेट माइटो, नॉर्मली ये हार्मोन होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो सेल डिवीजन स्टिमुलेट करते हैं, तभी तो सेल डिवाइड होती है और हमारी ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट के वेरियस हार्मोन है, ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इवन एनिमल हार्मोन में भी इंसुलिन वगैरह, ये सब माइटोजन्स हैं। ये हार्मोन सेल डिवीजन या माइटोसिस स्टिमुलेट करते हैं, और जो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करे, इंड्यूस करे, वो माइटोजन कहलाता है। इस टर्म कभी कभी ध्यान रखना आ जाती है यूज में। ऐसे ही एक और है माइटोटिक पॉइजन। अब ये उल्टा है इसका, जो माइटोसिस को इनिबिट करे, पूरा नहीं होने दे, स्टार्ट ही नहीं होने दे, व्हाटएवर, वो माइटोटिक पॉइजन है। ठीक है, सो दो सब्सटेंस विच इनिबिट माइटोसिस, जो माइटोसिस को इनिबिट करे, ठीक है, और प्रिवेंट सेल फ्रॉम एंटरिंग इन माइटोसिस, या सेल को माइटोसिस में एंटर ही ना होने दे, माइटोसिस इनिबिट करे, उनको माइटोटिक पॉइजन कहेंगे। और दो चार केमिकल्स हैं इस तरह के, कुछ मैंने मेन नाम लिखे। एक तो मैंने जो बताया अभी, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या करता है? सेल डिवीजन स्टार्ट तो हो जाता है। कोल्चिसिन का मेन काम है स्पिंडल ट्यूबुलिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता, माइक्रोट्यूबुल नहीं बनने देता, स्पिंडल नहीं बनेगा। तो स्पिंडल का काम कब शुरू होता है? एनाफेज में, जब सेंट्रोमियर डिवीजन हो जाता है, अब क्रोमोसोम को मूव कराना तब, तो वो काम नहीं होता, वहां तक सेल डिवीजन चलेगा। ठीक है, सो इट इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन एंड स्टॉप माइटोसिस एट मेटाफेज। अब देखो एक्चुअली क्या यहाँ है कंफ्यूजन। कई बार तो क्वेश्चन में आएगा कि कोल्चिसिन से कहाँ जाकर रुक गया? मेटाफेज। बट अब मेटाफेज में हमें आंसर करना पड़ता है कई बार, लेकिन सही मायने में इट इज द बिगिनिंग ऑफ एनाफेज आफ्टर सेंट्रोमियर डिवीजन। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवीजन के बाद जाकर के ये कोल्चिसिन से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तभी तो क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। हम कहते हैं कोल्चिसिन से पॉलीप्लॉइडी आती है। कैसे? वो क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो जाते हैं, बट उसके बाद वो सेपरेट नहीं होता, स्पिंडल नहीं है, तो 2n का 4n सेल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इट इज बिगिनिंग ऑफ एनाफेज। अब ये बड़ी परेशानी है, क्वेश्चन में कई बार मेटाफेज भी आ जाता है, एनाफेज भी आ जाता है। ऐसे में मैक्सिमम टाइम मेटाफेज आंसर किया जाता है, क्योंकि फेज कंप्लीट तो पूरी कौन सी होगी? मेटाफेज। एनाफेज तो जस्ट शुरू ही हुई है। अगर ऑप्शन में प्रॉपरली लिखा जाए तो बिगिनिंग ऑफ एनाफेज सही आंसर होता है, नहीं तो आपको फिर मेटाफेज तक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कोल्चिसिन। देन एक और है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस क्या करती है? कॉजेज एग्लूटिनेशन एंड ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम। मस्टर्ड गैस क्रोमोसोम ब्रेक कर देती है, क्रोमोसोम को प्रेसिपिटेट कर देती है, ब्रेक करती है, और इसीलिए सेल डिवीजन प्रोफेज में ही रुक जाता है। ये प्रोफेज पॉइजन भी कहलाता है। ठीक है, इनहिबिट्स माइटोसिस इन प्रोफेज। ऐसे ही राइबोन्यूक्लियस, ये एक तरह का एंजाइम है राइबोन्यूक्लियस, ये भी क्रोमोसोम को डिजनरेट कर देता है और प्रोफेज में सेल डिवीजन को रोक देता है। कुछ कंपाउंड और है एजाइड और साइनाइड, ये भी प्रोफेज में ही क्रोमोसोम को डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरह के कंपाउंड हैं। मस्टर्ड गैस, राइबोन्यूक्लियस, एजाइड, साइनाइड सेल डिवीजन को इनिशियल स्टेज प्रोफेज में ही इनहिबिट कर देते हैं। कोल्चिसिन जो है मेटाफेज तक का काम हो जाने देता है, उसके बाद आगे इनहिबिशन आ जाता है कोल्चिसिन से। तो ये कुछ कंपाउंड हैं जो माइटोटिक पॉइजन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नंबर ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस में देखिए हमने क्या किया, एक डिप्लॉइड सेल या एक सेल में माइटोसिस किया, उससे 2 सेल बनाई, और दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल क्लोन बनती है।
तो आपसे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ जनरेशन, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूले आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सेल। n नंबर ऑफ सेल बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए, तो वो n-1। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सेल से हमें 4 सेल बनानी है, तो कितने माइटोसिस करने पड़ेंगे? 3। समझ गए? नंबर ऑफ माइटोसिस काउंट करें, नंबर ऑफ डिवीजन, और जनरेशन काउंट करना अलग चीज है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस आफ्टर n नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक है, यहाँ तो n है वो नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ n नंबर ऑफ सेल, और ये है n जनरेशन, तो वो फिर 2 to the power n से लेंगे, क्योंकि हर बार यहाँ सेल डबल हो जाती है। तो कितनी जनरेशन बाद कितनी सेल बनेगी, 2 जनरेशन बाद कितनी, 3 जनरेशन बाद कितनी, तो नंबर ऑफ जनरेशन n हो गया, और 2 to the power n से निकाल लो। आफ्टर 2 जनरेशन तो 2 to the power 2 4 सेल, आफ्टर 3 जनरेशन 2 to the power 3 8 सेल्स, इस तरह से। और टोटल कितने, भाई 4 सेल बनाने में टोटल कितने माइटोसिस हुए, तो वो हम n-1 से निकालेंगे। दोनों में n की वैल्यू अलग अलग है, एक में तो n नंबर ऑफ सेल्स की बात हो रही है और एक में n है नंबर ऑफ जनरेशन। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे ये एक सेल है, एक डिवीजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से कि ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन, 2 जनरेशन दिख रही, एक बार डिवाइड और दूसरी बार डिवाइड। 2 जनरेशन, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, एंड 2 to the power 2 मीन्स कितनी सेल बनी, आफ्टर 2 जनरेशन कितनी सेल बन गई, 4 सेल। ठीक है, अब नंबर ऑफ माइटोसिस काउंट करें, तो नंबर ऑफ माइटोसिस कितने हुए, नंबर ऑफ माइटोसिस काउंट करते हैं, तो ये हो गया एक माइटोसिस, ये तो एक डिवीजन हुआ। अब आप देखो इन दोनों में भी तो एक एक हुआ, तो ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, कितनी बनी सेल, 4 सेल बनानी है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो रही है, अगर हमें 4 सेल बनानी है तो कितने सारे हमें डिवीजन चाहिए, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कितने चाहिए, n-1 मतलब 4-1 यानी कि 3 माइटोसिस चाहिए, 3 माइटोसिस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर इतनी सेल्स बनाने के लिए कितने माइटोटिक डिवीजन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन अगर पूछा जाता है तो आप n-1 से निकालिए। तो अगर मान लीजिए आपको 4 सेल बनानी है तो 3 माइटोसिस करने पड़ेंगे। ये तो बात हो रही है नंबर ऑफ डिवीजन्स की। आपको जनरेशन पूछा जाए कि कितनी जनरेशन बाद कितनी सेल बनेंगी, तो ये 2 to the power n से आएगा। जैसे यहाँ 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। ठीक है, ये दोनों माइटोसिस एक ही जनरेशन के, तो यहाँ n = 2 ये नंबर ऑफ जनरेशन है, और 2 to the power 2 यानी कि 4 सेल्स बन रही है। देखो, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमसे टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन पूछा है या नंबर ऑफ जनरेशन की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन निकालने होंगे तो जितनी सेल उसमें से एक कम कर देना, n-1। ठीक है, कि 8 सेल बनानी तो 7 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 8 सेल्स कितनी जनरेशन में बनेंगी, तो जनरेशन में 2 to the power n से निकालते हैं, तो वहाँ n की वैल्यू 3 आ जाएगी 8 सेल बनाने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ जनरेशन की बात करें तो 2 to the power n से करना है, और टोटल माइटोटिक डिवीजन n-1 से करना है। ओके, तो ये हमारा था माइटोसिस सेल डिवीजन का जो मेन टाइप और जो सबसे कॉमन टाइप है। एमाइटोसिस छोटा सा टाइप है, उसके बाद मेन चीज है माइटोसिस, माइटोटिक सेल डिवीजन, उसका पूरा मैकेनिज्म, कैसे कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैसे साइटोकाइनेसिस, और माइटोसिस से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें। फाइनली ये जो क्वेश्चंस आते कभी कभी नंबर ऑफ डिवीजन्स और जनरेशन को लेकर, वो कैसे सॉल्व करने, ये ध्यान रखिए। थैंक यू।